हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉप नेशन पॉडकास्ट। आज चर्चा करेंगे दो मुद्दों पे। पहला मुद्दा पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। जब से इन खेलों की शुरुआत हुई है तब से ही कुछ ना कुछ तमाशा वहाँ मचा हुआ है फ्रांस में। और उसके बाद जाएंगे कमाला हैरिस के ऊपर। डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी कन्फर्म्ड हैं। अब वो उनके कन्वेंशन के अंदर परसों वोटिंग हुई और उनको ऑफिशियली डेमोक्रेट्स ने जो है अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुन लिया है। दोनों ही बातें पॉप से कनेक्टेड हैं, इसलिए इस पे वो आज वैल्यू पे लेकर नहीं गए। क्यों कनेक्टेड है वो आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम शो के अंदर जाएंगे। पहले शुरू करते हैं पेरिस ओलंपिक्स से। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 बहुत चर्चा में थे कि अच्छे होंगे, ये होगा वो होगा, पर जब से इवेंट शुरू भी नहीं हुआ था तब से ही कुछ ना कुछ तमाशा चल रहा है। पहले उनका आया करप्शन इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई 2023 के अंदर। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके वहाँ पर इशू हुआ कि भैया जो फ्रांस के पास जो है उनके पास प्रॉपर मतलब क्या कहते हैं इतने बंदे ही नहीं हैं जो कि वहाँ की सिक्योरिटी को हैंडल कर सकें। फिर उसके बाद वहाँ पर पॉलिटिकल अपहीवल, वहाँ के अनरेस्ट जो इमिग्रेंट्स और इन सब की वजह से चल ही रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, वो तो अपनी जगह थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि भैया जो कॉस्ट उनको ये प्रोवाइड किया गया था कि भाई इतने के अंदर आपको ये इवेंट करवा के ख़त्म करवाना है, वो भी एक्सीड हो चुका था। फिर हाउसिंग और कुछ लेगेसी इश्यूज भी आए जहाँ पर कि जो उनका ओलंपिक विलेज था वहाँ पर जो है बिस्तर कार्डबोर्ड से बन रहे हैं, एसी है ही नहीं। आएंगे सारे टॉपिक पे एक एक करके आएंगे। अब फिर उसके बाद जो है चलिए ये तो था कि जब शुरू नहीं हुआ था और एक कांड और हो गया शुरू ना होने से पहले ही। वहाँ पे जो उनका पूरा का पूरा ट्रेन का जो सिस्टम था वो हैक हो गया था और वो भी डाउन कर दिया गया था। फिर उसके बाद शुरू होते हैं इवेंट और जब शुरू होते हैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है तो ऐसा बवाल कर देते हैं कि आधी दुनिया जो है ऑफेंड हो जाती है। फिर उसके बाद चलिए वहाँ पर हुआ जो हुआ वो तो हुआ ही, बट उसके बाद भी तमाशा रुका नहीं। फिर डोपिंग स्कैंडल पकड़ा गया चाइनीज एथलीट्स के अंदर की भाई डोपिंग करते हुए पकड़े गए वो। अभी पकड़े हैं चाइनीज एथलीट जो स्विमिंग के लिए पार्टिसिपेट स्विमिंग की इवेंट में थे। डोपिंग तो यार किसको क्या पता कौन कब कहाँ करे। और ये नियरली हाफ टीम है जो पॉजिटिव पाई गई है, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में थी। ये हाफ टीम वही है, तो वहाँ पर भी डोपिंग हो सकती है। हुई तो थी पहले भी। हाँ, और फिर उसके बाद आया आपका बॉक्सिंग में जेंडर एलिजिबिलिटी कंट्रोवर्सी जो हुई है, भगवान जानता वहाँ क्या हुआ। फिर लॉजिस्टिकल कुछ इश्यूज आए हैं जहाँ पर कि आपका पावर आवर सब गायब हो जा रहा था कि या कुछ बिजली नहीं आ रही है, एसी नहीं है, आपके पास पानी नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर तक, खाना तक बेकार दे रहे थे यार। खाना तक बेकार दे रहे थे। और उसके बाद ये हुआ है कि अभी भारतीय टीम को जो है बाकायदा यहाँ से एसी खरीद के भिजवाने पड़े कि भैया ये लीजिए कमरे में एसी रखिए। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, अब किस बात का कंसर्न है मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले चीज़ तो यहाँ पर ना कुछ चला रहे हो ना कुछ कर रहे हो, इंसान को अगने मूतने तक नहीं दे रहे भाई तुम वहाँ पर, तो और कौन सा भी इन्वायरमेंटल कंसर्न आएगा वहाँ पर। उसके साथ साथ जो उनके प्रेसिडेंट हैं टोनी, उनको एक सैलरी का काफी $3 लाख की सैलरी उनको दी जा रही है और उसके बदले जो है वो ये सब कर रहे हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले इसी से ही। व्यूज पहले कौन स्टार्ट करेगा? ओलंपिक्स ये वाले जो स्टार्ट हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स, ये हमेशा से जैसे कि इन्होंने अभी बताया है कि हमेशा से ही उसमें कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ रही है और वो पहले दिन से देखी जा रही है। जो एक हमारे एक बहुत फेमस पेंटर है लियोनार्डो दा विंची, उनकी एक फेमस पेंटिंग है, उसका नाम है द लास्ट सपर। और उसका जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया उसके अंदर इतना वोकिज्म है कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग और यही नहीं मतलब उसके अंदर वोकिज्म तो है ही है, पर उन्होंने एक पूरे ऑल टुगेदर एक पूरे रिलीजन को उससे ऑफेंड कर दिया है। इतना तक है कि भाई साहब प्लेयर्स को जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करने से मना करा जा रहा है। जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में तुम्हें लाइक इतना उसको प्रमोट नहीं करना, और जो कर रहे हैं उनको भी उसके एक्शन लिए जा रहे हैं उन पर। आपको पता है जो उसके क्रिएटिव डायरेक्टर है थॉमस जॉली उनका नाम है, और उन्होंने जब उनसे आके जब इतना बवाल मच गया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, उस पर उन्होंने आकर बोला है कि वी जस्ट वांटेड टू प्रमोट
gender equality, we just wanted to promote inclusivity, and that is why we are doing it. So he did not come and say कि नहीं we are sorry, we have offended you. He said कि हमारा एजेंडा जिस तरीके से परसीव हुआ है, ऑडियंस ने जैसे उसे परसीव करा है, वो एक गलत चीज़ है, और हमारा वो तरीका नहीं था। किसी की अगर भावनाओं को उससे अगर ठेस पहुंच गई है तो हम यहाँ पे लाइक देन वी आर सॉरी। यार ऐसे तो लाइक ये भी नहीं कहूँगा कि मैं अभी हुआ है ये। अगर कोई पहले के ओलंपिक्स भी देखेगा, उनकी ओपनिंग सेरेमनीज क्या होती थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही कर रखी हैं। बहुत सारी क्लिप्स यूट्यूब पे इतनी मिल जाएंगी देखने को, और सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कुछ नया किया हो। द थिंग इज कि इस बार के ओलंपिक्स में ना कंट्रोवर्सीज, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये गेम्स कम है, और अगर आप ओलंपिक्स का इस बार डालोगे भी गूगल सर्च पे तो आपको कंट्रोवर्सी ज़्यादा मिल जाएंगे रादर देन टॉकिंग अबाउट द ओलंपिक्स। तो वो तो चल ही रहा है हमारे पॉप नेशन की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप मेडल का डाल देते तो कोई स्टोरी नहीं चलती है, बट अगर आप कंट्रोवर्सी डालो तो भाग जाता है गूगल में वो। हाँ क्यों, और यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। फर्स्ट डे की जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद उन्होंने ओलंपिक का झंडा उल्टा दिखा दिया, साउथ कोरिया की टीम को नॉर्थ कोरिया के उससे रिप्रेजेंट करके बोल दिया। लाइक आप क्या कर क्या रहे हो, वो कंट्रीज दोनों वॉर पर है एंड आप उससे उनको बुला रहे हो, ठीक है। देन उन्होंने कोई एक नेशनल एंथम भी किसी कंट्री की गलत प्ले कर दी थी, और उसके बाद आगे आईओसी ने बोला है कि ये हमारा लाइक इट्स अ ह्यूमन एरर, इट्स अ ह्यूमन एरर। कितने ह्यूमन एरर है भाई साहब, खत्म ही नहीं हो रहे, झंडा उल्टा फैला रहे हैं। अभी इसराइल की टीम के साथ भी हुआ। इसराइल का झंडा भी जो है, उन्होंने इसराइल वाले को शायद गोल्ड मेडल मिला, झंडा उन्होंने ऊपर लेकर गए, उसका झंडा खुला ही नहीं, तो बाकी दोनों झंडे लहर रहे हैं, वो अकेला झंडा फंसा हुआ बंद पड़ा हुआ है ऊपर। उसके बाद उनके ओलंपिक की रिंग भी उन्होंने कुछ गलत कर दी थी वहाँ पे। मतलब क्या कर क्या रहे हो आप लोग? इफ़ यू कैन नॉट होस्ट सच बिग इवेंट, ओलंपिक अपने एक कंट्री के लिए होस्ट करना कितनी बड़ी बात होती है। कहाँ बड़ी बात है यार, जितनी भी कंट्रीज ने ओलंपिक होस्ट किया है, किसी ने इतना कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। सबका रेवेन्यू अच्छा खासा था, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं था किसी का। नहीं तो ओलंपिक प्रॉफिट के लिए नहीं करा जाता। अब तुम आप अपना रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे अपना एक्सपेंडिचर भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर तुम अपने इतने बिलियंस डॉलर उसमें लगा देते हैं, 4 बिलियन इतने लगते हैं, उसका इतने रेवेन्यू कुछ तो मिले उनको, उसका सारा ही ब्रांडिंग में निकल जाएगा। तो रेवेन्यू का सीन नहीं होता ना वहाँ पर। ये सीन होता है कि भाई मेरे देश के अंदर ओलंपिक हो रहा है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि ओलंपिक 2024 होने वाला है, पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है। पहले यहाँ समझो कि यहाँ पे शहर के नाम की मार्केटिंग हो रही है। जब फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, कोई फीफा के वर्ल्ड कप को खोल के देखेगा, पिछले 20 वर्ल्ड कप के कॉस्ट को अगर मिला दें, उसका भी 4 टाइम्स और 8 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट था जो कतर ने पे करा। क्यों करा? क्योंकि दोहा, फीफा वर्ल्ड कप दोहा चल रहा था ना। आपका देश जो है वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग है, ये टूरिज्म के लिए चलता है, अच्छा खासा प्रमोशन होती है उस जगह की अच्छी खासी, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कितनी चीज़ें लग जाती हैं यार, और कितने स्कैम निकलते हैं हर कंट्री के अंदर। फ्रांस ने ये तो किया ना, फ्रांस ने कुछ बनाया ही नहीं। फ्रांस ने कहा ये नहीं, सड़क खाली पड़ी, यहीं पे खेल लो। वो तो उनके पास थे ना ऑलरेडी, लाइक उनके पास स्टेडियम्स वगैरह जगह वगैरह बनी हुई थी, यहाँ पे कुछ नहीं होता था। वही एडवांटेज था, बनाती हैं तभी तो लॉस में जाती हैं। वो तो है ही, बट अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्रांस की भी बात करो तो उन्होंने कार्डबोर्ड के बेड बनाए हैं, जो कि वो अपेरेंटली दे आर सेइंग कि इट्स एन एनवायरमेंटल मूव, ताकि इतना ही पैसा लगा होगा। बिकॉज उसके अंदर लाइक जब भी कभी भी कोई भी कंट्री ओलंपिक्स कराती है तो आप इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम करते हो, तो अल्टीमेटली वो सारा डंप भी होता है या गार्बेज में जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे अगर इन्होंने कार्डबोर्ड के बेड्स बनाए हैं तो उसको उन्होंने क्या करना है, सिर्फ लैंडफिल में लाके ले जाके फेंक देना है, और उसके बाद उसका ऐसा कुछ होगा नहीं। उसके बाद भी वो लोग लॉस में ही आएंगे, बिकॉज उनका जो कॉस्ट था उन्होंने ऑलरेडी वो एक्सीड कर दिया है। कॉस्ट तो एक्सीड तो हर बार होता है, लाइक बजट, आईओसी जितना भी बजट देती है वो उसके ऊपर जाता ही जाता है उनका, ऑब्वियसली 3 गुना, लाइक 3-4 गुना ऊपर जाता है, हर बार हुआ है ऐसा। अभी पेरिस के जितना भी बजट था उतना उनके लिमिट तक है, इतना तो मैं कहूँगा, अभी ओलंपिक्स खत्म भी नहीं हुआ है, तो जितना भी चलता रहेगा उतना ही बजट उनका उस हिसाब से रहेगा। बजट सिर्फ उससे तय नहीं होता भाई, बजट आपका तय होता है कि आप पहले तो अमाउंट दे रहे हो कि भैया ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बिल्ड करो तो जाके इवेंट हो पाएगा। फिर आता है आपका लॉजिस्टिकल कॉस्ट। जब इवेंट चल रहा है उस समय क्या हो रहा है, उस समय कोई लाइट फूट गई, सड़क के ऊपर कुछ हो गया, स्टेडियम के अंदर जो है एसी बंद हो गया, इन सब का कॉस्ट आएगा फिर उसका। और फिर उसका मेंटेनेंस, अगर एक स्टेडियम के अंदर 7 दिन मैच होना है बैक टू बैक, तो पहले 2 मैच के बाद जो है पूरा स्टेडियम वापस से क्लीन अप करना होगा ताकि अगले दिन सुबह मैच के लिए फिर से खड़ा कर सको।
तो वहाँ पे वर्कर को पैसा देना पड़ेगा, ये होता है रिकरिंग कॉस्ट जब आपका करने के बाद आ रहा है। वो दोनों प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वो दोनों प्रॉब्लम वो स्टार्टिंग में भी नहीं थी। प्रॉब्लम ये है करप्शन हो रहा है। करप्शन कैसे हो रहा है कि मैंने बोला, मैं सरकारी आदमी हूँ, ठीक है, मैंने बोला ये लो भैया $1 बिलियन बनाओ जो तुम्हें बनाना है। सामने $1 बिलियन किस पे जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर पे जाएगा। मान लो उसमें 10 कॉन्ट्रैक्टर है, हर कॉन्ट्रैक्टर ने उठा लिया 100 मिलियन। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मैं स्टेडियम बनाऊंगा, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मैं रहने सहने की जगह बनाऊंगा, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मैं सड़कें साफ रखूंगा। ऐसे करके 10 कॉन्ट्रैक्टर आ गए, सबको 100 मिलियन दे दिए। जो स्टेडियम बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसने 100 मिलियन जो है खर्च दिए। वो वापस जाता है अपने, उसके बाद कहता है भैया 100 मिलियन तो खत्म होगा, स्टेडियम नहीं बने, अब बताओ क्या करूं? तो उसको 100 मिलियन और मिलेगा कंप्लीट और कंप्लीट, हाँ कंप्लीट करो, कंप्लीट करने का। अब छूट तो सकते नहीं, अब ये साइकिल है, ठीक है। अब वो 100 मिलियन खत्म नहीं हुए हैं, उसमें से 40 मिलियन भाई साहब ने अपनी जेब में डाले, 60 मिलियन में उसने काम किया, तो 40 मिलियन का घाटा अभी भी रह गया काम खत्म होने में, बट वो और 100 मिलियन ले आया। अब करने तो उसको सिर्फ 40 मिलियन नहीं है खर्च, तो उसमें से भी 60 मिलियन उसकी जेब में, 40 मिलियन का काम खत्म करके पकड़ा देगा, लो भैया 100 मिलियन में काम कर दिया, 100 मिलियन अपनी जेब में लेके घर ले चला गया, बाय बाय। ये करप्शन है। इस वजह से कॉस्ट जो है वो एक्सीड होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ था? सेम चीज़ हुई थी, सेम चीज़ होती है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम उसकी नहीं कि कॉस्ट एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये लोग किस आइडियोलॉजी से चल रहे हैं, ठीक है। फ्रांस के अंदर इलेक्शन हुए अभी, वहाँ पर कोई जीता नहीं, सबकी मेजॉरिटी किसी की बनी नहीं, लेकिन लेफ्टिस्टों की जो है वोट्स आगे थे। प्रॉब्लम ये है ओलंपिक्स की, उसकी कमेटी को कर लिया है हाईजैक, वो कौन है? लेफ्टिस्टों ने, इन्होंने हाईजैक कर लिया उसे, और वहाँ पे अपना दिमाग चला रहे हैं। दिमाग क्या चला रहे हैं? जीसस क्राइस्ट को उन्होंने बना दिया ट्रांसजेंडर, ठीक है, वो डीजे बजा रहे हैं, मतलब। और वो पूरा का पूरा एक्ट जो स्टेज किया गया था वो यही स्टेज था कि ट्रांसजेंडर, अब बाइबल तो कहती है कि भैया LGBTQ इज नॉट अलाउड, तो आप कुछ भी कर सकते थे, दुनिया में हजारों तरह की पेंटिंग है, आप उसी पेंटिंग को उठा के क्यों लेकर आए जिस पे जीसस क्राइस्ट थे, और उसको कोई मॉक किया अपने ट्रांसजेंडर और LGBTQ और इस चीज़ से, क्योंकि आप जो है दुनिया को मैसेज देना चाहते हो कि भैया ये नौटंकी है, ये आपका रिलीजन नौटंकी है, उसका अपने रिप्रेजेंटेशन ही गलत दे रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट पूरा जितना कह सकते हैं तो एंटी। अब यही प्रॉब्लम है ना, देखो बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस मिलेंगे जो मेरे को कहेंगे कि भाई ठीक है हमें LGBTQ से कोई दिक्कत नहीं, जान दो। बहुत कम ऐसे मुझे क्रिश्चियंस मिलेंगे जो कहेंगे मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि बाइबल कहता है, बट बहुत से ऐसे मुस्लिम्स तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम पूछोगे भाई ट्रांसजेंडर अलाउड है, वो अगर बुक में अपने नहीं मानते होंगे वो भी कहेंगे हाँ भैया हमारे यहाँ नहीं अलाउड है, हम नहीं मानेंगे। बहुत कम ऐसे मुस्लिम मिलेंगे जो कहेंगे भैया ठीक है ट्रांसजेंडर हम सहन कर सकते हैं। LGBTQ लड़ किससे रहा है? जो कह रहा है मेजॉरिटी की भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसी को मॉक किए चले जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? वो भी तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे और वो भी तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, फिर कहाँ जाओगे? फिर तो जहाँ जाओगे वहाँ मारे जाओगे। और क्या। तो ये लोग बेसिकली अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं, ये सब तमाशा करके, ठीक है। तुम्हें कोई जगह नहीं मिली, तुमने सीधा ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में अपना झंडा गाड़ दिया जाके, हद हो गई है भाई। और उसके बाद क्या करते हो तुम? आके जो उसको पब्लिकली डिफेंड करते हो, उसका जिसने वो एक्ट रचा था, जिसको इतनी गालियाँ पड़ी हैं, उसने आके फिर उसको डिफेंड किया कि भाई इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी और ये फलाना ढमकाना। भाई तुम क्या डाइवर्सिटी दिखा रहे हो? जीसस भगवान, किसी के भगवान को मॉक करके तुम क्या डाइवर्सिटी दिखा रहे हो? आप एक पूरे शर्म आनी कल्चर को, एक पूरे रिलीजन को ऑफेंड कर रहे हो, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिविटी, लाइक हाउ आयरॉनिक इज दिस। हाँ, तो या तो ये बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं, ठीक है, या तो इनको कॉमन सेंस लॉजिक का कोई जो होता है ना कि आपको ABCD पता होता है, वो है नहीं इनके पास। IOC जब से भी आया है उसकी अगर आप कोई भी कंसिस्टेंटली अगर आप इंटरव्यूज़ या फिर इनके जितने भी इन्होंने फकअप्स करे उसका इन्होंने अगर बैठ के अपना पब्लिकली उसको सुधारने की जगह मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कुछ इस तरह की बातें कर दी कि वो ऑलरेडी खराब ही कर रहे हैं तो अपनी वो बात। बैक टू बैक कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे अटके नहीं। अब ठीक है, ये एक कांड था, इसके बाद दूसरा कांड हुआ वो बॉक्सिंग वाला। क्या नाम था उस लड़की का? इमेन खलीफ। इमेन खलीफ। इमेन खलीफ वाज द लाइक whoever like मेल है या फीमेल है अभी वो कंफर्म नहीं है। बायोलॉजिकली फीमेल है वो। देखो बायोलॉजिकली फीमेल है वो। बायोलॉजिकली फीमेल ही तो नहीं है, बायोलॉजिकली तो मेल है। उसने क्लेम किया हुआ है, उसके फादर ने क्लेम किया हुआ है कि वो बायोलॉजिकली फीमेल है। यार देखो, मैं फादर की बात इसलिए नहीं मान सकता हूँ क्योंकि किसी की भी ना, देखो मैं खेलने गया या तू खेलने गया, तेरा बच्चा खेलने गया, तेरे बच्चे के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई, तेरा पहला इंस्टेंस क्या होगा? डिफेंड, और चाहे झूठ बोल के डिफेंड करूँ,
इसलिए मैं घर वालों को, क्योंकि उनका जो रिएक्शन है वो इमोशनल रिएक्शन है। तुम मुझे कह रहे हो ना भाई तुमने ये, तुम ये लड़का है, तुम मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो कि भाई इस पे लिखा हुआ है इसके बर्थ के टाइम पे कि ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट, डॉक्टर ने इस पे लिखा हुआ है फीमेल, मैं मान जाऊंगा, मैं खुद सॉरी बोलूंगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में उसका XY क्रोमोसोम ही आया है हाँ, यही तो। XX जो क्रोमोसोम होता है वो लड़कियों का होता है, XY इज लड़कों का। तो उसके मेडिकल उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई होते हैं, विच इज ऑफ कोर्स मेल में वो ज़्यादा पाए जाते हैं रादर देन विमेन। सो उसमें मेडिकली तो उनको वैसे भी इससे पहले भी आई थिंक कहीं पे हुआ था, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो सीना बता रहा हूँ क्या हुआ था। इमेन खलील आई न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली खेलने के लिए तालकटोरा स्टेडियम के अंदर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब औरत बोलूं कि और लड़का बोलूं ये भी मैं कंफ्यूज रहता हूँ। उसको यहाँ के ऑफिशियल्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ बॉक्सिंग से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ये बोलते हुए कि भैया आपका जेंडर टेस्ट जो है वो फेल हो गया है। सिंपल सीधी सी बात, ठीक है। और ये इंडिया में हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। उसके बाद जो है जब ये ओलंपिक के अंदर गए तो वहां पर उस टेस्ट को इन्होंने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो इंडिया का टेस्ट था, ठीक है, इसलिए उन्होंने कंसीडर नहीं किया कि भाई इंडिया के टेस्ट को नहीं मानते हम। और फिर जब उनसे पूछा गया, जब इतना कंट्रोवर्सी हो गई तो उनसे पूछा गया कि आपने, ठीक है, आपने इंडिया का टेस्ट तो नहीं माना, तो आपने कौन सा टेस्ट किया, किस बेसिस पे? हाँ, किस बेसिस पे आपने इसको जो है फीमेल उस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने दिया। तो ओलंपिक कमीशन क्या कहता है कि हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है किसी का जो है जेंडर टेस्ट करवाने के लिए। और उसके बाद जो है भाई साहब जो है उसका क्या कहते हैं, वो तो हम जो है पासपोर्ट पे जो जेंडर लिखा होता है उसको देखकर हम लोग कर लेते हैं। अबे हाँ, जो उसके पासपोर्ट में है, एंड देन जो उसने पुरानी भी टूर्नामेंट्स करे हुए वो विमेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करे होंगे। विमेन ही पार्टिसिपेट करा है। सो उसके बेसिस पे हमने वो करा है। बट तो यही सोचो ना कि इंडिया के अंदर हम लोग जो है कितने ध्यान से, कितना, ठीक है, बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी क्लस्टर्स वगैरह के लेवल पे जो है चीटिंग होती है, ये होता है, एज को कम करवा के पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने भी देखा हुआ है होते हुए। लेकिन अगर जब इंटरनेशनल इवेंट्स की बात होती है, वहां पर जब इंडिया की बारी आती है कि भाई इंडिया को गवर्न करना है, अंपायर रहना है, तो इंडिया फिर पीछे नहीं हटता। भाई तुम हो लौंडे तो तुम हो लौंडे, नहीं खेलने देंगे तुम्हें लौंडियों की इवेंट के अंदर, सीधी सी बात है। ये गेम था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब उसका बाप आ गया और ये आ गए और वो आ गए। बट सबसे खतरनाक चीज जो मुझे दिखी है ना पूरे ओलंपिक में होते हुए, वो ये दिखी, 2 बायोलॉजिकल मेल, ठीक है, फाइनल्स में 2 बायोलॉजिकल मेल आते हैं वुमेन इवेंट के अंदर compete करने के लिए। दोनों बायोलॉजिकल मेल सारी लौंडियों को मारते चले जाते हैं, सारी लड़कियों को मारते चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई उंगली तक नहीं उठाता है, ठीक है। जिन पे जो उंगली उठाते हैं उनकी उंगली तोड़ दी जाती है। उसके बाद वो दोनों की दोनों लौंडियों के इवेंट में ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंच जाते हैं और वो वहां पर वो दोनों गोल्ड के लिए compete कर रहे हैं। इससे बड़ा डिसग्रेस नहीं हो सकता भाई ओलंपिक के लिए कि भाई ये किस तरह के गेम्स हो रहे हैं इस समय यहाँ पर। उनके लिए विन है वो एक, ठीक है। किनके लिए? इतने बड़े लेवल पे अगर ये सब चीजें हो रहा है ना, तो ये उनके लिए विन है, क्योंकि ये उनकी वो है, क्या कहते हैं, इमेज है एक तरीके से लोगों के सामने। लेकिन नहीं हो सकता, पता बात देखो, इससे कोई विन उनकी नहीं हो रही है, इससे वो और ज्यादा नीचे दिखाई जाएंगे सोसाइटी के अंदर। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो देख रहा है ना, मान लो मेरी बेटी है, वो बॉक्सिंग खेलती है, ठीक है, उसको बॉक्सिंग करने का शौक है। मैं जब देख रहा हूँ ना, मेरी बेटी मान लो भी 13-14 साल की है, वो भी उस स्टेज में जहाँ पर कि उसको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जाना कर रही है ना, वो भी ग्रो कर रही है ना। ग्रो कैसे करेगी? मैंने अब देख रहा हूँ एज अ फादर, मैं देख रहा हूँ एज अ फादर, अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई ओलंपिक्स के अंदर जो है मेरी बेटी अगर कल को, अभी 13 साल की है, ये 23-24 साल की हो, पहुंच गई वहां, तो तब तक होते तो भाई अकेली लड़की होगी, सारे के सारे ट्रांसजेंडर होंगे, मैं अपनी बेटी को पिलने थोड़ी भेज दूंगा वहां पे। मैं कहूंगा भाई करियर छोड़ दे, नहीं खेलना तुझे बॉक्सिंग, साइड हो जा। ये ठीक है रीजन, हाँ। लेकिन जो कर रहे हैं ना, ये उनका एक तरीके से मोटिव ये है कि अगर भाई जो बच्चा बड़ा भी हो रहा है ना ये सब देखते हुए, वो अगर हमसे भी इन्फ्लुएंस हो जाए, हमारे लिए ये बहुत है। तो वही वो influential, उनको बस दिखाना है सामने रखो कि हाँ। LGBTQ community it might be a win, but as society we have failed. वो तो भाई अगर वो जीता That is an तो issue. ऑटोमेटिकली ना, That is an issue. तो जीतेंगे ही। अब तो गोल्ड सिल्वर तो ट्रांसजेंडर को ही मिलना है फीमेल इवेंट में, ये सोचा ना ब्रॉन्ज ही मिलेगा फीमेल को। और यहाँ पर ये सोच रहा आप हूँ, ये सोचो कि ये कितना बड़ा लॉस है एक एज अ विमेन, अगर मैं इसकी बात करूं कि हमने अपनी सारी जिंदगी लाइक लिटरली कितने लोगों हैं, कितनी विमेन हैं जिन्होंने विमेन राइट्स के लिए कितना फाइट करा है ओवर द डेकेड्स, ओवर सेंचुरीज इनफैक्ट। एंड अगर हम लोग एक सेंचुरी और एक कुछ सदियों के बाद डील करने के बाद अगर हम इस स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि हम अपने ही इवेंट में, जहाँ पे हमने लिटरली, ये पहला इवेंट है जहाँ पे विमेन और मेल जो रेशियो है वो सेम है, लाइक जितने ही मेल
कॉम्पिटिटर्स हैं उतनी ही फीमेल वो कॉम्पिटिटर्स पता है क्यों है? वो जो वॉइड है वो किसने फिल किया है? ट्रांसजेंडर्स ने। हाँ, ये लिटरल सीन है, वो ट्रांसजेंडर्स फिल कर रहे हैं। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? ले भाव। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, लोगों को ये लग रहा है कि वो डाइवर्सिटी इंक्रीज आपने मैनिपुलेट करके करी है। वुमेन वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ गया है, आपने वुमेन के अंदर एक पर्टिकुलर और कैटेगरी डाल दी जो कि उनका नंबर ऑटोमेटिकली बेसिकली आप लोगों ने लड़कों को ही लड़कियां बनाकर आगे कहा है कि लड़कियों में कम्पीट करो, हाँ। देन यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिविटी। फेमिनिज्म भी आता है यहाँ कहीं बीच में थोड़ा सा। फेमिनिज्म तो फेल होता हुआ आता है ना। फेमिनिज्म इसलिए मैं इस देखो अब यही है ना, फेमिनिज्म यही है जो मैं बोलता हूँ भाई। एक फीमेल इवेंट के अंदर ओलंपिक्स हाईएस्ट, इससे बड़ा कोई लेवल नहीं है दुनिया के सबसे बड़े स्टेज के ऊपर। फीमेल इवेंट के अंदर तुम जो है 2 लौंडों को आके सारी लौंडियों को तोड़ने के बाद अब वो बैठ के वहाँ गोल्ड और सिल्वर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। एक फेमिनिस्ट दिखाओ जिसका इंस्टाग्राम के ऊपर आउटरीच हो रहा है उस चीज को लेके, एक फेमिनिस्ट दिखाओ मुझे। लड़के आउटरीच कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है? कहाँ हैं लड़कियां जो आउटरीच करती थी? कहाँ है? बस जोमेटो वाले डिलीवरी के साथ लड़ने में फेमिनिज्म निकलता है, उसके अलावा फेमिनिज्म नहीं निकलता है। अब यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर पूरी दुनिया के सामने 2 लौंडे आके 2 लौंडे आके 14 लौंडियों को मार के अब गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं। फेमिनिस्ट नहीं आएंगे अब फेमिनिस्ट नहीं आएंगे। इंक्लूसिविटी की बात हो रही है ना यार। क्या इंक्लूसिविटी भाई? मेरे को भी कंपीट कर लेने दो, फिर मैं भी जीत जाता हूँ ऐसे गोल्ड मेडल। मतलब क्या ही बोलूँ इसमें, कितने सारे तो सेलिब्रिटीज हैं। इनफैक्ट जो इटली की प्रेसिडेंट है उन्होंने आके बोला है अपने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भाई मैं जिस दिन मैं बैन करवा दूंगा। हाँ। मैं बैन करवा दूंगा। ये तो हरकतें हैं भाई। तो ये प्रॉब्लम है और ठीक है चलो अभी तक जो ओलंपिक से कंट्रोवर्सी है सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अगेन हमारा जो स्विमिंग का चल रहा है, पहले तो चाइनीज प्लेयर्स हैं जितने भी डोपिंग के लिए थे। देखो चाइनीज और रशिया का हमेशा से रहा है। जो लोगों को शायद पता नहीं है, अगर वो जानना चाहें डोपिंग किस लेवल पे होती है, कितना अनफेयर होता है ओलंपिक गेम्स, अगर आपको जानना है जाके नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लो इकारस। कुछ नहीं बोलना और सिर्फ वो सीरीज देख लो और तुम्हें समझ में, तुम जिंदगी में, मैंने ओलंपिक देखना छोड़ दिया उस दिन से जब से मैंने वो फिल्म देखी। मैंने कहा भाई ये तो फिक्स्ड है, तो स्टेज्ड है, किसी को नहीं पता चलेगा बैकग्राउंड में। हाँ, अगर ओलंपिक कमीशन आके ये बोल सकता है कि भाई मेरे पास जेंडर आइडेंटिफाई करने का कोई मेडिकल तरीका नहीं है, मैं कैसे मान लूँ तुम किसी के शरीर के अंदर जो ढेडन ड्रग्स डले हुए तुम उसको पकड़ सकते हो? मैं नहीं मान सकता इस बात को, कोई चांस मैं नहीं कर सकता, कोई चांस नहीं होता। तो ओलंपिक्स बिल्कुल देखो, ओलंपिक्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, देखो फीफा का पकड़ा गया था ना करप्शन, बड़े लेवल पे रंगे हाथ पकड़े गए थे पैसा खाते हुए। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी बैटिंग हुई थी उस टाइम। हाँ, किसी ने अभी तक जो है ओलंपिक के ऊपर उस तरीके का स्टिंग नहीं किया है। कोई करेगा तो उनको पता लग जाएगा भाई ओलंपिक बहुत। अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई इन्वायरमेंटल कंसर्न के चलते जो है उनका जो प्रेसिडेंट है टोनी एस्तांगुएत, उसकी एनुअल सैलरी कर दी गई है $3 लाख प्लस इंसेंटिव्स। ठीक है, $3 लाख इनके प्रेसिडेंट की सैलरी है। और अगर आप पेरिस ओलंपिक की टिकट खरीदने जाओगे ना, आपको 25,000 से नीचे नहीं मिलेगी कोई टिकट। अफोर्डेबल प्राइसेस की टिकट फ्रांस में इसमें काफी कंट्रोवर्सी मतलब इंडियंस जा ही नहीं और आप सकते। सब रहने का जितना भी अकोमोडेशन हमें हमारे एथलीट्स को मिला वो कैसा था जितने पैसे ले रहे हैं? कुछ नहीं मिला भाई, हमारे एथलीट्स को तो एसी गया है भारत से। एसी कल गया है यहाँ से भाई। आप सोचो इतना पैसे लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, इनकी जो रिवर है स्विमिंग के लिए, पीपल आर सेइंग कि वो बैंड थी और लास्ट मिनट टेस्टिंग में वो पास हुई है कि आप करोगे, बट अभी भी लास्ट मिनट नहीं हुई है, ये 1 महीने से उसकी रेगुलर टेस्टिंग और क्लीनिंग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला इस चीज बट से। गंदी है अभी सिर्फ लास्ट मिनट वो सेफ पाई गई है, बट अभी भी वो कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे लोग compete करेंगे नहीं, बिकॉज उसका जो कंटामिनेशन है, लाइक उसका जो बैक्टीरिया उसके अंदर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। और ये चीज़ ना और इन्फ्लुएंस हो जाएगी अगर वहाँ पे बारिश हो जाए उस टाइम पे। ये बारिश का वाटर और खराब कर देगा उस चीज़ को। वो बारिश अभी नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके का टेम्परेचर जा रखा है 40-45, बहुत मुश्किल है बारिश। क्लाइमेट का क्या भरोसा है भाई? यही चीज है ना, वहाँ पे ऐसा रहता ही है कि कोई भरोसा नहीं होता पेरिस में क्लाइमेट को लेकर, टेम्परेचर को लेकर। पेरिस में चलो क्लाइमेट तो क्लाइमेट की बात, देखो कतर ने भी इवेंट किया अपना वर्ल्ड कप, ठीक है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने इवेंट के अंदर, ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया का तामझाम लाके वहाँ पर अपने होटलों में उन्होंने फुटबॉल के एसी में, मैंने जिंदगी में कभी सोचा था कि फुटबॉल के स्टेडियम के अंदर एसी लगा हो सकता है, उन्होंने लगा दिया, ठीक है। उन्होंने हर कतर को तुम कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, कतर ने 1% की कमी नहीं छोड़ी थी उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। वहीं से तुम फ्रांस में आ जाते हो ना, तुम्हें टॉयलेट पेपर ना मिल रहा अंदर, ठीक है, तुम्हें सोने के लिए बेड नहीं मिल रहा अंदर,
तुम अंदर सेक्स नहीं कर सकते हो आपस में। साला दो बंदे कपल बाहर घूमने गए, उनको इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया। पूरा बैन भाई तुम चाहते क्या हो? तुम जो है ट्रांसजेंडर से परफॉर्म करवा रहे हो, कपल्स को बैन कर रहे हो, ठीक है। फिर तुम जो है टॉयलेट पेपर तो हो ही गया तुम्हारा, एसीज है नहीं, एसीज है नहीं। इंडियन टीम को जो है वहां पर जो अपने यहाँ इंडिया से खरीद के एसी भेजना पड़ रहा है फ्रांस में। कौन कहता भाई कि यूरोप जाके पढ़ेंगे लिखेंगे? भाई देख लो, एसी तक के लाने पड़े हैं भाई पेरिस में, एसी तक नहीं लगा पा रहे, वो इतना कंगाल है, ठीक है। उनका पैसा पता कहाँ जा रहा है? इमिग्रेंट्स, ठीक है। इमिग्रेंट्स का हेल्थ केयर, जो बाहर से आ रहे हैं ना, जो उनके देश में उनकी गाड़ियां जला रहे हैं, बस्ते जला रहे हैं, सड़कें जला रहे हैं, उन पे पैसा खर्च हो रहा है। इसका बहुत क्लियर एग्जांपल है जो इंग्लैंड में भी 2-3 दिन से चल रहा है। इंग्लैंड के अंदर राइट्स ही राइट्स हैं, और उनका प्राइम मिनिस्टर जो है, लेफ्टी प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलता है? हम हर चीज़ वो करेंगे जिससे कि हमारी जो यहाँ की जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है वो शांत रहे और उनके वो सब कुछ मिलता रहे। वो तुम्हारे लोग काट रहे हैं भाई बीच सड़क पे, निकाल नहीं रहे, ये एक्शन ले उनके अगेंस्ट जो आगे इतने सब हरकतें कर रहे हैं ना। वो उनका वोट बैंक है, वो उनका वोट बैंक है। वोट बैंक तो यार, वोट बैंक के नाम पे तो हर जगह ऐसे हाँ, तो ये इसलिए यूएस हो गया, इंडिया हो गया। इसीलिए तो रशिया और चाइना जैसे देश डेमोक्रेसी नहीं चाहते। उनको पता है कि भाई ये एक समय तक ठीक है, जहां 4-5 मुंदा बुद्धि आ गए ना पॉलिटिक्स में, ये पूरा गेम खत्म हो जाता है, फिर सब डेमोक्रेसी घुस जाती है पिछवाड़े के अंदर, फिर कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए रशिया, और तुम रशिया को कितना भी सैंक्शन कर दो भाई, मैंने उस देश की एक ही चीज़ नोटिस करी, तुम उसे कितना भी सैंक्शन कर दो, तुम उससे डॉलर छीन लो, तुम उससे दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी छीन लो, सब कुछ छीन लो उससे, वो फिर भी खड़ा रहता है। लड़ लो भाई, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ओपोनेंट ही नहीं है ना, अपने उसके बंदे खुद के अंदर की हिसाब है, अपने बंदे की बात नहीं है। अगर यही चीज इंडिया के साथ होती, मान लो कल को यूएस जो इंडिया के ऊपर डॉलर बैन लगा देता है, क्या होगा इंडिया में? मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, परसों तक सरकार गिर जाएगी यहाँ पे, और राहुल गांधी आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को नहीं पसंद, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इस बार की स्टॉक मार्केट में भी वो पता चल गया था। हाँ, जैसे जैसे राहुल गांधी का रिजल्ट ऊपर आया था, स्टॉक मार्केट गिर रही थी। तो वही बात है ना कि भाई देखो, डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है, कुछ भी होता है, डिक्टेटरशिप में भी तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। भाई अच्छा आदमी डिक्टेटर में आया, कल को जो पागल हो गए, मारना शुरू कर दिया इसने लोगों को, फिर क्या करोगे? तो ये प्रॉब्लम है। तो अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप डेमोक्रेसी झेल सकते हो कि डिक्टेटरशिप झेल सकते हो। जहां झेल सकते हो उस देश में जाके रहो, सीधी सी बात है। तो इसी से आते चलो नेक्स्ट उस पे, डेमोक्रेट पार्टी ने जो है कमाला हैरिस को चुन लिया है अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ये अपने आप में एक बहुत डरावनी और बहुत ही भयानक बात है, सोचने वाली बात भी है कि अगर ये औरत बाय चांस भी, मैं नहीं मानता कि जीत सकती, बट बाय चांस भी अगर ये प्रेसिडेंट बन गई अमेरिका की, तो मैं सबको यही कहूँगा, अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध लें। खाना वाना जो है 4-5 साल का खाना जो है बांध के रख लें कहीं पर, किसी भी वक्त फिर इस धरती के ऊपर तबाही आ सकती है। कमाला हैरिस इतनी इनकॉम्पिटेंट औरत है, इतनी इनकॉम्पिटेंट औरत है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, ईरान पूरा का पूरा मिडल ईस्ट तोड़ देगा, रशिया पूरा का पूरा यूरोप तोड़ देगा, और चाइना पूरा का पूरा एशिया तोड़ देगा। और ये औरत उंगली भी नहीं उठा पाएगी, सो रही होगी घर पे जब तक ये हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। सोचने वाली बात ये है कि यूएस में पहली बार ऐसा हुआ है, यू नो, हु इज द कंट्री विच इज वेरी, they portray themselves as very, you know, फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री। ऐसा पहली बार हुआ है कि वहाँ पे विमेन कम्पीट करने के लिए आ रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, एंड उसके बाद मतलब वो किस तरह की औरत, लाइक आई डोंट नो, आई मीन पहली बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, कभी था, बट नहीं, उससे पहले भी थी, लाइक उन्होंने वो तो ये भी जीती थोड़ी है अभी। हाँ, बट इनके चांसेस तो है ना, बाइडेन थे पहले, इस बार डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ही कम्पीट करिए, वहाँ की जनता कोई चांस नहीं है। देखो मीडिया की रिपोर्ट्स पे मत जाओ, यही मीडिया थी जो आज से 3 साल इन्होंने खबर चलाई है कि इससे बेकार वाइस प्रेसिडेंट हमने नहीं देखी, इससे बेकार जो है हमने आज तक किसी को, हमें तो पता ही नहीं है क्या कहते हैं कमाला हैरिस है कहाँ पे, हमें तो सिर्फ जो बाइडेन दिखता है। वहाँ जा रही है पोलैंड के अंदर जो उससे पूछा जा रहा है, यार आपकी जो है पोलैंड से आती हुई जो पाइपलाइन थी वो फट गई है, तो वापिस का क्या कहना है? उसका कहना था हा 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 हा, उसका कहना था वहां पे, ठीक है। उसने शुरू किया, और हुआ ये है कि उससे पूछा गया है कि आपका क्या कहना है, जो पाइपलाइन फटी है उससे जो गैस यूरोप में आ रही थी, अब उसको अब रिप्लेस करने के लिए क्या सोच रही हैं? हा 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 हा। अच्छा, मेरे से पूछ रहे थे? नहीं, आपसे अच्छा, मेरे से पूछ रहे थे? अच्छा, नहीं, अब तो फट गई है, देखते हैं जो भी होगा, ये उसका रिप्लाई था, ठीक है। और आप इस औरत को आप कह रहे हो 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब तुम्हारे हाथों में है, ठीक है,
ईरान हमें तोड़ने के लिए बैठा है, चाइना हमें तोड़ने के लिए बैठा है, रशिया हमें तोड़ने के लिए बैठा है, बचा लीजिए। अरे इसकी सारी सच्चाई अभी सितंबर में खुल जाएगी जब डोनाल्ड ट्रम्प के सामने इसकी कॉन्वर्सेशन होगी, डिबेट मना कर दिया ना उसमें इसने। नहीं इसको पहले बोला ABC, ये जानबूझ के इनका गेम ही है ना कि ये अपने वाले नेटवर्क पे लेके जाएंगे जहां इनकी सेटिंग है, जहां पता है कि ये हमारे साथ ही खड़े होते हैं। तो उसने कहा कि ABC पे डिबेट होगी। फॉक्स, इसने ट्रम्प ने कहा कि पिछली बार ट्रम्प मान गया, ट्रम्प मान गया, ट्रम्प ने फिर मना कर दिया, भाई फिर मना कर दिया, फिर चेक करो, आज सुबह फिर मना कर दिया उसने। और वो कमाला हैरिस का स्टेटमेंट आया कि ये डर रहा है हमसे, ठीक है। हाँ, उसने मना इसलिए किया क्योंकि उसने कहा कि एक नहीं 2 डिबेट होंगी। उसने कहा कि एक तुम्हारे चैनल पे होगी और एक मेरे मनपसंद चैनल पे होगी। पहले चैनल पे जब उसने बोला ABC या जो भी जिसका नाम भी उसने लिया था, उसने हाँ बोल दिया। उसको लगा कमाला हैरिस उसका हाँ बोलेगी। फिर उसने अपनी तरफ से दिया कि एक डिबेट तुम्हारी, अब दूसरी डिबेट होगी फॉक्स न्यूज़ पे। कमाला हैरिस ने मना कर दिया। तो ट्रंप ने कहा मैं वो डिबेट भी नहीं करूंगा। और फिर इनको मौका मिल गया। ये गेम खेलते हैं, तुम समझो, इनको पता है कि डिबेट नहीं लड़ सकती है कमाला हैरिस। वो कमाला हैरिस का करियर तबाह कर देगा उस 1 घंटे में, ठीक है। इनको कह रहा हूं कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, जो बाइडेन को तो फिनिश कर दिया ना उसने उस रात को। ये उसने हिलरी क्लिंटन को भी ऐसे फिनिश किया था 1 घंटे के अंदर। उनको पता है कि अगर कमाला हैरिस आ गई तो कमाला हैरिस सिर्फ खुद नहीं डूबेगी, वो आने वाले कम से कम नहीं तो 10, 15, 20 साल तक डेमोक्रेट्स को पावर में नहीं आने देगी। वो जो करके जाएगी उस रात को, ठीक है। क्यों? पहले समझो कि ये औरत है कौन। ये क्रिमिनल है। कमाला हैरिस प्योर क्रिमिनल है। मैं तुम्हें बताता हूं इसने ये क्या करती थी। इसने एक फंड बनाया था, फ्रीडम फंड, ठीक है। ब्लैक लाइव्स मैटर जब कांड हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड के टाइम पे, तब इसने एक फ्रीडम फंड बनाया था। उस टाइम पर जितने ब्लैक्स अरेस्ट हुए थे मर्डर करते हुए, जितने ब्लैक्स अरेस्ट हुए थे राइट्स करते हुए, जितने ब्लैक्स अरेस्ट हुए थे रेप करते हुए, उन सब को इसने अपने फंड से बेल दिलवाई है। बेल, समझो, ये उस लेवल की औरत है, ये उस लेवल का क्रिमिनल दिमाग है इस औरत का। उनको इसने बेल दिलवाई थी अपने फ्रीडम फंड से, और आज तक वो फ्रीडम फंड जो है एक्टिव है, और आज तक वो पैसा ले रहा है और उन लोगों की बेल करवाता है जो भी इन सब कांडों के अंदर फंसते हैं। ये कमाला हैरिस की सच्चाई है, जिन लोगों को अंदर का नहीं पता है। उसके बाद, और ये क्यों कैसे कर सकती है पता है क्यों? वो पहले प्रोसिक्यूटर रह चुकी है, उसको पता है लॉ कैसे काम करता है। अंदर के बंदों को यही तो होता है, उनको लूपहोल्स पता है ना कहाँ से कहाँ निकालना है। फिर इसका जो प्रॉब्लम आया था, दूसरा प्रॉब्लम आया था इसकी पब्लिक इमेज। इसको बोला जाता है कि ये अय्याश थी, ठीक है, हिप्पी जैसे कहते हैं ना, कमाला हैरिस अय्याश थी। अय्याश है, कभी आज इस लड़के के साथ, कल इस लड़के के साथ, कल इस लड़के के साथ। ये औरत जब 30 या 34 साल की थी, 70 साल के शादीशुदा आदमी के साथ इसकी किस करते हुए एक इवेंट में फोटो है। ये उन लोगों में से है, ठीक है। अब मुझे बस ये चीज़ एक समझ नहीं आ रही कि कमाला हैरिस है कहाँ की, क्योंकि 2020 के इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि मैं इंडियन अमेरिकन हूँ, बट 2024 के इलेक्शन में कह रहे हैं कि मैं अफ्रीकन अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन में उसको। हाँ भैया, हो कौन? हो कौन ये बताओ, हो कौन? इंडियन, अफ्रीकन की और भी कुछ बचा है इसके अंदर? बदल सकता है बेसिकली जहाँ से उनको लग रहा है कि मैं यहाँ पे कनेक्ट करके अपने आप को यहाँ से वोट निकलवा सकती हूँ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से, हाँ। फिर वहाँ से तो चलो वो ही बन जाती हूँ मैं, और उसके बाद वहाँ से हम देखते जितना वोट निकाल सके, हाँ। क्योंकि रियल यूएस के लोग तो उनको वोट करेंगे नहीं। और अभी मैडम ने क्या किया है, मैडम और अंकल, बाइडेन अंकल, ठीक है, दोनों ने क्या किया है, अपने जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके थ्रू, ताकि पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट बैंक है इनकी साइड हो जाए, इन्होंने 9/11 के मास्टरमाइंड जो थे, जिन्होंने रचा था, उनको बेल आउट नहीं करवाया है। ये कहाँ से खबर मिल गई बेल आउट करवाया? छुड़वाया था उनको कहीं से, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको दोनों तीनों की जो फांसी की सजा थी उसको माफ करवाया है। छोड़ देंगे तो तुम्हें लगता कमाला हैरिस को जिंदा छोड़ देंगे अमेरिकन? मैंने सुना था इसके बारे में, कुछ ना हुआ था, मेरे को डिटेल नहीं पता थी। व्हाइट हाउस में घुस के काटे जाएंगे, 3-4 और क्रिश्चियन ही काटेंगे, जिनकी फैमिली, जिन 4000 लोगों की फैमिलीज थी ना उसके अंदर, अगर उनको छोड़ दिया गलती से भी तो मार देंगे ना जान से। गोली पोली अभी ट्रंप पे चली ना गोली, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। उसके बाद इनका क्या आता है, करप्शन चार्जेस। इनके करप्शन चार्जेस अलग लेवल के होते हैं। ये क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं पहले जाके नैस्डैक और उस पर, और उसके बाद जो है उस स्टॉक के फेवर में कोई बिल पास कर देते हैं। फिर वो स्टॉक भाग जाता है तो ये बेच के निकल जाते हैं। और ये डेमोक्रेट पार्टी का बहुत पुराना, क्या कहते हैं, इतिहास है कि वो ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। चाहे तुम्हारी नैन्सी पेलोसी रही, उसका तो हस्बैंड सब पकड़ा गया, सब पकड़ा गया भैया। एक बाकायदा ट्विटर के ऊपर पेज बना हुआ है जहां पर सिर्फ ये होता है
नैन्सी पेलोसी स्टॉक मार्केट वॉच। जब भी नैन्सी पेलोसी कोई स्टॉक खरीदती है वहां पर अपडेट आ जाती है कि नैन्सी पेलोसी ने स्टॉक खरीद लिया, उठा लीजिए सब लोग, कोई बिल पास होने वाला है। बाकायदा ट्विटर पे पेज है इस चीज का, खुला इनसाइडर। खुला इंसान। और पता नहीं कैसे वो, क्योंकि पॉलिटिकल वहां पर क्या होता है, उनको फाइल करना पड़ता है कि भाई हम लोगों ने ये स्टॉक खरीदा है। तो जब भी वो कुछ खरीदती है उसका जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सट्ट से उठाता है और वो सिर्फ ट्रैक करता है नैन्सी पेलोसी के स्टॉक्स को कि वो क्या खरीद रही है, क्या बेच रही है। कुछ भी बेचा आ जाता है भाई नैन्सी पेलोसी ने बेच दिया, लोग बेच के निकल जाते हैं। सारे निकल, मार्केट इन्फ्लुएंस हो जाती है एक तरीके से। तो ये गेम है, और क्योंकि उनको पता है कि नैन्सी पेलोसी कुछ भी करने जा रही है तो उसका वो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन उसके बिल से आएगा। हाँ, यूएस में कुछ ना कुछ बिल पास होने वाला है, इसने ये स्टॉक खरीदा है तो, इसके हस्बैंड ने ये स्टॉक खरीदा है तो ठीक है। उसके बाद इनका आया था, इनके प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी, वहां पे कोई इंटर्न थी, उसने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोली है दैट कमाला हैरिस यूज्ड टू थ्रो एफ बॉम्ब्स ऑल अराउंड इन हर ऑफिस। उसने ये तक कहा है कि इससे टॉक्सिक औरत, इससे टॉक्सिक बॉस मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है, मेरे को 10 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी बोला है कि इसको लॉ की कोई नॉलेज नहीं है, इसके जितने अराउंड लोग हैं जिसको हायर कर रखा है इसके पति ने, उनको लॉ की नॉलेज है। ये बस अपने आपको बॉस ही दिखाती है वहां पे, पपेट है एक तरीके से, फेस है बस, एक फेस है बस ये। और ये फेस पता कैसे लगता है, पूरे के पूरे 4 साल के अंदर मैंने एक बार भी कमाला हैरिस को कुछ काम करते हुए कुछ ढंग का बोलते हुए नहीं देखा। ठीक है, कमाला हैरिस वो औरत है जिसको अगर तुम एक पनवाड़ी की दुकान दे दोगे ना चलवाने के लिए कि भाई पनवाड़ी की दुकान है, इसको प्रॉफिट में लाना है, कमाला हैरिस उसको और डुबा के दुकान बंद करवा देगी, वो औरत है वो। ठीक है, मैं मिलीनियर ट्रंप को एक्सेप्ट कर लूंगा एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको नहीं कर सकता। तुम ट्रंप भी हटा दो, ठीक है, तुम ट्रंप की बेटी ले आओ भाई, इवांका ट्रंप, मैं उसके लिए भी रूट करूंगा कि भाई ये बन जाए प्रेसिडेंट। प्रॉब्लम मुझे ये नहीं कि लड़की प्रेसिडेंट बने, प्रॉब्लम ये है कमाला हैरिस प्रेसिडेंट ना बने, क्योंकि ये पागल औरत है, ये समझना पड़ेगा लोगों को। है भी तो एक तरीके से बाइडेन जैसी है ना वो भी, प्रॉपर लाइक उसका भी ऊपर का वर्जन। भाई मैंने जिंदगी में बाइडेन की तारीफ नहीं करी है, लेकिन अगर तुम बाइडेन को कमाला हैरिस से कंपेयर करोगे ना, मैं बाइडेन को बहुत ऊपर रखूंगा कि भाई उस बंदे, वो चलो बूढ़ा हो गया इसलिए बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसमें दिमाग था। जब तक अगर तुम उसकी 90s और 90s की उठा के देखोगे ना, उसमें दिमाग था, वो क्या बोलता है, कनेक्शंस भी थे उसको पास सब था, करियर पॉलिटिशियन था वो। यूएस, इंडिया में सिस्टम नहीं होता, यूएस के अंदर सिस्टम होता है करियर पॉलिटिशियंस का। वहां पर 20 रामास्वामी जो है ना, ये करियर पॉलिटिशियन है। इनको पता है कि भाई देखो वहां पर पार्टी का सिस्टम नहीं है कि पार्टी प्रमोट करेगी, वहां पे अकेला बंदा खड़ा होकर इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो करियर पॉलिटिशियन होता है, उनको पता है कि भाई देखो पावर कहाँ से आएगी, मैं व्हाइट हाउस में कैसे घुसूं। यूएस और मेक्सिको इन देशों के अंदर तुम्हें व्हाइट हाउस या तुम्हें जैसे हमारे यहाँ है, तुम्हें पार्लियामेंट तो कब घुस सकते हो जब तुम किसी पार्टी के हो, और पार्टी में फिर उनकी तरफ से इलेक्शन जीत के हो। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पर पार्टी नहीं होती है, वहां पार्टी का नाम है कि भाई आप इस संगठन को बिलोंग करते हो, पार्टी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। आपको पार्टी में जाके जो आपकी पार्टी के अंदर लोग हैं उनका पार्टी को रिप्रेजेंट करना होगा, हाँ रिप्रेजेंट करना, और आपको पार्टी के अंदर के लोगों का सपोर्ट जीतना है। और वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी के अंदर के लोग डिसाइड करेंगे कि भैया किसको खड़ा करना है, नहीं, वहां पर अकेला बंदा खुद अपने पावर लगा सकता है और बाकी उसके सपोर्ट में आ सकते हैं, तो वहां पर ऑप्शन होता है। So बेसिकली आपका कितना इन्फ्लुएंस है लोगों पर, आप उसके बेसिस हाँ। पे आपको जज करा जाता है, रादर देन उस पार्टी का उस कंट्री में कितना हाँ, इसीलिए वहां पर जो है लोगों को टाइम लगता है प्रेसिडेंट तक पहुंचने में। यूएस के बहुत कम ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो 50 से नीचे रहे हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहे हो, लाइक हाँ। ऐसा भी है ये, दिस इज आल्सो अ थिंग। तो बाइडेन उनमें से था, लेकिन अगर तुम बाइडेन और कमाला हैरिस को कंपेयर करोगे भाई, कोई कमाला हैरिस, अगर बाइडेन गया गुजरा था तो गया गुजरा इंटू 20 कर दो, वो कमाला हैरिस है। मैं सही बता रहा हूँ ना, तुम्हें कह रहा हूँ ना, पनवाड़ी की दुकान नहीं चला सकती है वो औरत, तुम उसके हाथ में 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब देने जा रहे हो, तुम उसके हाथ पूरे फ्री वर्ल्ड का कंट्रोल देने जा रहे हो भाई, तुम उसके हाथ। जबकि पूरे वर्ल्ड में अभी 2-3 वॉर्स चल रही हैं और पोटेंशियल वॉर्स कितनी सारी हैं, चल रही हैं। वो उस औरत में इतना दिमाग नहीं है, वो खड़े होके वहां, और ये इनका गेम क्या है कमाला हैरिस का, सिंपल। जो कमाला हैरिस अमेरिकन नहीं है, ठीक है, उसको अमेरिकन वैल्यूज नहीं पता, उसका कोई प्यार नहीं है अमेरिका से, पहले समझो। उसको सिर्फ पावर चाहिए, उसको चाहिए कि मैं करियर पॉलिटिशियन हूँ। अमेरिकन वैल्यूज क्या ही होती हैं भाई? अमेरिकन वैल्यूज हैं, अमेरिकन वैल्यूज है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन वैल्यूज है डोनाल्ड ट्रंप का बेटा जो 19 साल का है ना, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया उस बेचारे लड़के का आजकल, वो जो और उस लड़के ने डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है, जो सबसे यंग बेटा 17-18 साल का,
बैरन ट्रम्प। जाके कभी बैरन ट्रम्प को देखना, कभी उसकी बातें सुनना, तुम कह नहीं सकते कि 17 साल का लौंडा है, तुम कहोगे कम से कम नहीं तो 50 साल का आदमी जो इस तरह की बातें कर रहा है। और ट्रम्प उसे आज से तैयार कर रहा है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा यूएस का। मैं लिख के देता हूँ तुम्हें आज कि वो इलेक्शन लड़ेगा, वो उन लौंडों में से है। और तुम उसको देख लोगे ना, उसकी प्रेजेंस देख लोगे, तो उसको सिर्फ देख लोगे खड़े हुए जब वो आता है। 17 साल का लड़का आके सीक्रेट सर्विस से बात कर रहा है कि मेरे पापा की सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, तुम इधर रहो, तुम उधर रहो। बाकायदा वीडियो पे है ये, बाकायदा वीडियो। 17 साल का लड़का है वो। I have never like seen his interviews. I think now इंटरव्यू है ही नहीं उसका As in, कोई। like, उसकी प्रेजेंस भी मैंने ऐसा कभी उसको उसकी सिर्फ वीडियोस निकल रही थी अभी तक, ठीक है। उसको फर्स्ट टाइम ट्रम्प इंट्रोड्यूस करवाया जब उसको गोली लग गई थी। नहीं, गोली लगने से एक रात पहले वो किसी और जगह पे बोल रहा था, उस जगह पे नहीं, उसकी जगह किसी और जगह पे वो अपनी स्पीच दे रहा था। वहां पर बैरन आया, चल के बैठा है और फिर उसको इंट्रोड्यूस किया, दिस इज माय यंगेस्ट सन, नाउ ही हैज टर्न्ड 18 and he knows, he guides me in everything what in this whole election campaign। बंदे सब जो है उसको देख के वो कर रहे हैं। वो अमेरिकन वैल्यूज़ हैं। अमेरिकन वैल्यूज़ ये नहीं है कि आप जो है LGBTQ बना के जो है नंगा नाच कर रहे हो सड़कों पे और ब्लैक्स और वाइट्स लड़ रहे हैं। ये अमेरिकन वैल्यूज़ नहीं है। अमेरिकन वैल्यूज़ थी अब्राहम लिंकन ने जब बोला कि भाई ब्लैक्स आर इक्वल टू वाइट्स, आप जो है स्लेव नहीं रख सकते हो। ये अमेरिकन वैल्यूज़ थी। और उसको सबसे पहले अपोज किसने किया था? डेमोक्रेट्स ने। जो आज जो ब्लैक की पार्टी बनी घूम रही है, यही पार्टी थी जो सिविल वॉर पे चली गई थी अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स के साथ कि हमें हमारे स्लेव चाहिए। And now they are talking about black rights. इसी से मुझे याद आया कमाला हैरिस का जो है अभी एक रिपोर्ट निकली है जहां पर कि पता लगा है कि कमाला हैरिस आयरलैंड के सबसे बड़े स्लेव ओनर की डिसेंडेंट है। हाँ, तो ये अभी रिपोर्ट आई है, ये न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट थी। तो मैं कह रहा हूं ना, और ये भी कहीं से एक रिपोर्ट आई कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अकेले ऐसे एक राष्ट्रपति हैं आज तक अमेरिका में जिनकी फैमिली ने कोई स्लेव ओन नहीं किया। और तुम कह रहे हो वो बंदा जो ब्लैक्स को हिट करता है, मैं नहीं कहा। बंदा अच्छा है भाई, वो धंधे वाला बंदा है यार, वो धंधे वाला बंदा है। वो मुंह पे बोलता है कि भाई तुम्हें देखो भाई, तुम मेरे साथ शतरंज खेलोगे, मैं तुम्हें जो है चेक पे चेक दूंगा। और तुम कहो मैं बुली हूं तो भाई मान लो, फिर मैं गेम तो मैं ही जीत रहा हूँ ना, मेरे को तो हराने से मतलब है तुम्हें, ठीक है। और कमाला हैरिस की यही है, देखो भाई कमाला हैरिस से मुझे डर लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत कुछ भयानक इंसान है, कुछ है। वो जिस लेवल की डम्ब औरत है, बेवकूफ़, जिस लेवल की वो बेवकूफ़ है, उस लेवल के बेवकूफ़ इंसान को अगर तुम उस लेवल की पावर दे दोगे ना अमेरिका के राष्ट्रपति की, तुम्हें समझ लो सब कुछ तहस नहस हो सकता है। हम लिटरल एंड ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ये लोगों को बात समझनी पड़ेगी। देखो फ्रांस के अंदर लेफ्टिस्ट को वोट दे रहे हैं, देश जल रहा है, अपने घर में लोग मर रहे हैं, लेकिन नहीं, आइडियोलॉजी नहीं बदलेंगे। ब्रिटेन देख लो, पहचान में नहीं आता यार। मैं ट्विटर खोलता हूँ, ब्रिटेन की वीडियोस देखता हूँ, मेरा दिल बैठ जाता है। मैंने कहा ये देश कभी पूरे लंदन छोड़ो, लंदन, बर्मिंघम, ससेक्स, मैनचेस्टर, हर जगह पिछले 4 दिन से सब जल रहा है। पूरा इंग्लैंड में ऐसी हरकतें हो रही हैं, सब जल रहा है, हर जगह राइट से, कहीं तो एक साइड की कहीं दूसरी साइड की। और इस बारी अभी तक ये हो रहा था कि इमिग्रेंट्स राइट कर रहे थे, इस बारी जो है ब्रिटिश निकल आए हैं सड़क पे कि बस भाई। क्योंकि क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर भी इलेक्शन हुए, ऋषि सुनक हार गया, लेफ्टिस्ट पावर में आ गए और लेफ्टिस्ट आके जो राइट कर रहे हैं उनको बचाने की बात कर रहे हैं। तो अब ब्रिटेन के लोगों का होगा कि भाई अब ये लास्ट चरण है, अगर अब नहीं बचाया तो इंग्लैंड गया। सिविल वॉर तो होगी पहले यार, एक तगड़ी अच्छी किसी ना किसी बड़े देश में सिविल वॉर होनी है, और ये यूरोप से ही होगी। देखो पूरी धरती पे हमेशा यही हुआ है, जब भी वॉर शुरू हुआ है ना, एक ही जगह से शुरू हुआ है, यूरोप। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, या चाहे किसी दुनिया में किसी भी और देश के अंदर कहीं वॉर हुआ है, वो यूरोपियंस ही जाके वहाँ वॉर लड़कर आए हैं। तो मेरा मन बैठ जाता है देख के कि भाई ये देश था जो भी 70-80 साल पहले तक आधी दुनिया पे राज करता था। आज इनकी खुद की सिविलाइजेशन, इनके दिमाग में ऐसा क्या हो गया कि अपनी सिविलाइजेशन खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट हो जाएंगे भाई ब्रिटिशर्स एक टाइम के बाद, ऐसा चलता रहा तो। वही तो चीज़ है, एक ब्रिटिशर्स रह गए अभी जितने थे, दूसरी कौम ऊपर आ गई ना। तो यही प्रॉब्लम है ना कि भाई उन्होंने क्यों करने दिया। तुम अपने देश की अपनी खुद की सिविलाइजेशन थोड़ी खत्म कर दोगे ये करने के चक्कर में, दूसरों की मदद करने के चक्कर में। वही तो चीज़ है, मदद करने की वो सिंपैथी लेते हैं भाई, और क्या। अब सिंपैथी से याद आया मेरे को, इसी बात पे लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि भैया
एक बहुत बड़ा कांड शुरू हो सकता है हमारे पड़ोस में ही, और ये सीरियस है थोड़ा सा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इजराइल ने कुछ दिन पहले जो है गाज़ा के लीडर जो थे इस्माइल हनैया, उनको ईरान में उड़ा दिया था। अब ईरान ने कहा है कि बदला लेंगे, और यूएस और ब्रिटिश इंटेलिजेंस कह रही है कि शायद मंडे मॉर्निंग या संडे लेट नाइट ये अटैक हो सकता है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अगर ईरान फुल फ्लेज अटैक करता है तो आप समझ लीजिए कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद शायद यही इच्छा थी डेमोक्रेट पार्टी की यूएस के अंदर कि अगर आप वर्ल्ड वॉर 3 घोषित कर देते हो और अमेरिका युद्ध पे चला जाता है तो आप इलेक्शंस को जो है कैंसिल करवा सकते हो। अब आप सोच लीजिए कि कमाला हैरिस क्या करना चाह रही हैं। देखिए, कमाला हैरिस ने जो बाइडन की सीट हड़पी है, उनको मिली नहीं है, इस बात की मैं आपको जो है गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जो बाइडन जो हैं, ठीक है, जो बाइडन कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि भाई मुझे हो गया कोविड, मैं जा रहा हूँ डेलावेयर, और डेलावेयर के अंदर वो कहाँ बैठते हैं? अपने बेसमेंट के अंदर। गेम कुछ ऐसा हुआ, उनको हुआ कोविड, वो गए डेलावेयर, उनको बेसमेंट में कर दिया गया बंद। अब बाइडन को घंटा नहीं समझ में आता, उसको ही समझ नहीं आता मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसको घंटा समझ में आ गया मैं बेसमेंट में बंद हूँ। अब उसको किया गया बंद। इधर बैरक ओबामा, कमाला हैरिस ने अपना गढ़ बनाया, उन्होंने कहा ये लिखो भैया पोस्ट बाइडन के नाम पे, ये पुराना इसका सिग्नेचर पड़ा है तो छापो, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे डालो कि आई हैव रिजाइंड। जब हो जाए रिजाइन और फिर कमाला हैरिस अपॉइंट हो जाए, फिर बाइडन को नींद से उठाओ कि हाँ भैया तुम्हारा होगा काम तमाम, बाय बाय। ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल हुआ बाइडन के साथ। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि मर भी गया और सीक्रेटली कहीं ना कहीं बीमार हो गया, नहीं मर नहीं, गया, वो ऐसा आ कुछ चुका नहीं है, वो 4 बार आ चुका है मार्केट के अंदर है। वो सब फालतू फेक अफवाहें होती हैं। जो हमें अब आँख से दिख रहा है कि सुबह आके इंटरव्यू दे रहा है तो जिंदा है। उसके बाद सामने से फिर क्या होता है, कमाला हैरिस जाती हैं कहाँ? डेमोक्रेटिक कन्वेंशन कि मुझे ये नॉमिनी बनाओ, मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगी। अब कमाला हैरिस को पता है कि भैया देखो मैं तो हार जाऊंगी, मेरे तो बस की नाम है ट्रम्प। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है पावर ग्रैब करने का? तो आपने प्रेसिडेंट बाइडन को तो हटा के उस पर तो कूप कर लिया, उसकी तो गद्दी आपने ले ली। अब आपको पता है कि भैया नवंबर तक ये टिकेगा, लेकिन जनता को भी पता है कि बाइडन उस हालत में नहीं है कि शायद नवंबर तक वो जिंदा रह पाए। ठीक है, क्या पता उसको कुछ हो जाए और रातों रात किस दिन सुबह सुबह खबर आए मिस्टर प्रेसिडेंट बाइडन हैज एक्सपायर्ड इन हिज स्लीप। अब कमाला हैरिस का अगला प्लान क्या है? उसे पता है इलेक्शन नहीं जीत सकते, ट्रंप हरा नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो मैडम क्या करेंगी, वो चाहती हैं किस तरीके से वॉर शुरू हो जाए, ट्रंप बाइडन को किस तरीके से निपटा दिया जाए। अगर बाइडन अभी इलेक्शन से पहले निपट जाता है तो प्रेसिडेंट कौन बना? कमाला हैरिस ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट हो गई। जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगी तो वो क्या करना चाहेगी, किसी तरीके से वॉर डिक्लेयर करके, यूएस को वॉर में डिक्लेयर करके इलेक्शंस पोस्टपोन कर दें। कब तक भगवान जानता। अब यूक्रेन में देख लो, यूक्रेन के अंदर 3 साल पहले युद्ध शुरू हुआ, 2 साल पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन आप देख लो प्रेसिडेंट जेलेंस्की बैठे हुए हैं 3 साल से बिना इलेक्शन के वहां रूल कर रहे थे वो भी, और क्या। तो ये कमाला हैरिस का अगला प्लान। इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनका फोटोशूट वगैरह देखा है आपने? सब देखा है। हाँ। जो इन बिटवीन वॉर चल रहा है। तो यही चीज़ है, बताओ भाई साहब युद्ध पे हैं, भाई साहब जो है वूक के अंदर फोटोशूट करा रहे हैं, बस शर्म से मर जा जेलेंस्की, सबसे पहले तू ही जा। तो यही है आज का मुद्दा, आज के 2 टॉपिक। यहीं इस शो को जो है आज करेंगे हम लोग समाप्त। देखते रहिए, खबर चेक करते रहिए, कुछ भरोसा नहीं है कि सुबह कल आप उठें और हेडलाइंस हों वर्ल्ड इज इन अ वॉर ... 3। बच के रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आएंगे अगले शो पे फिर से नए टॉपिक्स के साथ। तब तक खैर नहीं अपनी। टेक केयर एवरीवन।